जी नमस्कार, मैं राजेश भारत, टीवी आईडीपी में आपका स्वागत है। दोस्तों, टीवी आईडीपी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम ये बातचीत का सिलसिला लगातार जारी रख सकें और वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर भी करें। आज हम रूबरू हैं इस बात को लेकर कि कोरोना महामारी की आड़ में संविधान का दम घोटने का प्रयास हो रहा है, लोकतंत्र का दम घोटने का प्रयास हो रहा है। ये निंदनीय है कि जब भी कोई आपातकाल लागू होता है, वो चाहे महामारी के बहाने हो, चाहे आर्थिक आपातकाल हो, चाहे राजनीतिक आपातकाल, राजनीतिक कारणों से, इस स्थिति में अक्सर सत्ताधीश का एक रुझान रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ताकतें, ज़्यादा से ज़्यादा पावर मेरे अंदर समाहित हो जाए। ये रुझान निश्चित ही गलत है, क्योंकि आज हम ताकतों के विकेंद्रीकरण के दौर से गुजर रहे हैं। लोकतंत्र इतनी मजबूती पर पहुंच गया है कि आज हर क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की मांग को बढ़ावा मिल रहा है और प्रैक्टिकली लागू भी हो रही है। लेकिन यदा कदा उनको क्रैश करने का, उसको हनन करने का प्रयास भी समांतर चलता रहता है। ये उस स्थिति पर निर्भर करता है कि वहाँ के लोग कितने जागरूक होते हैं, कितना वो अपना विरोध जन आंदोलन के माध्यम से उभार कर उस हनन को बचा पाते हैं। ये लोगों के द्वारा होता है, वो बचाते हैं लोक अधिकारों को। और अब भी ऐसा ही हुआ है। हमने थोड़े दिन पहले ये देखा था कि जब केंद्र ने, भारत की बात हो रही है, जब केंद्र ने राज्यों के साथ एक टकराहट का नज़रिया दिखाया था और जिसका प्रतिरोध उड़ीसा ने, बंगाल ने, राजस्थान ने दर्ज करवाया था, वो संघवाद की भावना, संघवाद का जो धारणा थी, संवैधानिक नुक्ता था, संविधान की घोषणा थी, उसकी धज्जियां उड़ाई गई थी। और अब उसी रुझान को आगे बढ़ाते हुए हमें नज़र आए हैं कि पिछले दिनों महामारी अधिनियम में संशोधन हुआ और उसका संदर्भ ये लिया गया कि चिकित्सकों पर हमले हुए हैं। चिकित्सकों पर हमला होना निश्चित ही निंदनीय है, गलत बात है। चिकित्सकों को, चिकित्सा कर्मियों को, समाज के हर सेवक को हमलों से बचाया ही जाना चाहिए। लेकिन उसको बचाने का ये मतलब नहीं होता कि समाज के दूसरे खिते को, दूसरे क्षेत्र को, दूसरे हिस्से को आमने सामने ले आए और उसके अधिकारों का हनन कर देवें। इस बहाने से उसके अभिव्यक्ति का अधिकार भी छीन लेवें, उसकी जीने के अधिकार को बुलंद करने की शक्ति भी छीन लेवें। और ये साजिशें यहाँ हो रही हैं। कोरोना महामारी की आड़ में लोक अधिकार छीनने की बात, लोकतंत्र का दम घोटने की बात कहीं न कहीं फलीभूत होनी शुरू हो गई है। संदर्भ चल रहा था महामारी अधिनियम में संशोधन का, और महामारी संशोधन में अधिनियम इस स्तर पर आया कि चिकित्सकों पर, चिकित्सा स्टाफ पर हमला करने वाला, नर्सिंग स्टाफ पर हमला करने वाले पे 7 साल तक की सज़ा होने का प्रावधान किया गया। 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया। हमलावर के द्वारा चिकित्सक पक्ष की जितनी भी संपत्ति का नुकसान होता है, चाहे क्लिनिक का, चाहे पर्सनल गाड़ी का, घर का, जिसका भी, उससे दुगनी, उससे भरपाई वसूल करने का ये संशोधन लाए गए। निश्चित ही डॉक्टरों का बचाव होना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, नर्सिंग कर्मियों की होनी चाहिए। ये स्टेट का दायित्व है, ये लोगों का दायित्व भी है। लेकिन हम आज से करीब 5-6 महीने पहले का वो वृतांत याद करें, जब यही एक मसौदा आया था चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए एक अलग से कानून बना देने का। इसी तरह के कुछ प्रावधान रहे होंगे उसमें, लेकिन उस वक्त गृह मंत्रालय ने क्लियर कट कहा था कि आईपीसी में पहले से, सीआरपीसी में पहले से ऐसे प्रावधान मौजूद हैं। वो सक्षम है इस तरह के हमलावरों से निपटने में, चिकित्सकों की, नर्सिंग कर्मियों की सुरक्षा करने में।
तो फिर अब क्या ज़रूरत आन पड़ गई। अब दोस्तों, ये इस मानसिकता से निकलता है कि ताकतें किस तरह से इकट्ठी हों, जनता की बोलती किस तरह से बंद। जिस भी मूर्ख व्यक्ति ने चिकित्सकों पे इस स्थिति में कोई भी हमला किया होगा वो गलत ही होगा, वो कतई नहीं किया जाना चाहिए था। उस जैसा कोई मूर्ख नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छुटपुट घटनाएं होने से हम इतना बड़ा फैसला ले लें जो आने वाली पीढ़ियों को सदियों तक प्रभावित करता फिरे। और इस डर से ये स्थिति पैदा हो गई है कि क्या आज अगर हॉस्पिटल में किसी को दवा नहीं मिलती है किसी और मामले में, और वो अपना विरोध अगर दर्ज कराता है वहाँ पर, तो क्या उसको इस एक्ट में मुकदमे में फंसाएंगे आप? क्या अगर डॉक्टर कोई चिकित्सक, कोई चिकित्सा कर्मी अगर अपनी ड्यूटी छोड़ के कहीं बैठा सिगरेट पी रहा है, कहीं बैठा चाय पी रहा है, या वो हॉस्पिटल के आजू बाजू में कहीं बैठा प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, हमने बहुत सारे लोगों को ऐसे पकड़ा है। इसी उदाहरण में पकड़ के उनके घरों से ड्यूटी टाइम में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए लेके भी आए हैं, अब भी कर रहे हैं। अगर उनका कोई विरोध दर्ज कराएगा तो क्या इस एक्ट में फंसाएंगे? इस वक्त हमने महसूस किया एंटी फंगल दवा नहीं है यहाँ के हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में नहीं है, सरकारी तंत्र में नहीं है। अगर वो दवा लेने की अगर कोई बात उठाएगा, जिस व्यक्ति की भी जिम्मेदारी थी वो डिमांड क्रिएट करने की, मार्केट से खरीदने की, उसके खिलाफ कोई बात कहेगा, विरोध में शिकवा शिकायत करेगा, तो फिर क्या उसको चिकित्सकों पर हमला माना जाएगा? ये बहुत ही जटिल सवाल खड़े हो गए हैं कानून से जुड़े व्यक्तियों से, विधिवेताओं से, विधि के विद्यार्थियों से। ये निवेदन है कि हमें इस दिशा में सोचना चाहिए कि कोरोना की आड़ में, इस महामारी की आड़ में इस देश में कहीं काले कानूनों की श्रृंखला ना खड़ी कर दे ये सत्ताधीश। और ये कुचक्र शुरू हो गया है। ये कुचक्र हमें यहाँ दिखाई पड़ा है, ये कुचक्र हमें वहाँ भी दिखाई पड़ा जब CRPC 144 लागू की और कहा कि 5 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। क्या उसमें वो चीज़ें भी शामिल होंगी कि हमने देखा है कि इस वक्त किसानों की अपनी उपज बेचने का वक्त है, समर्थन मूल्य घोषित हो गए हैं, लेकिन पंजाब को छोड़ के समर्थन मूल्य पे जिनसे खरीदने का, कृषि उपज खरीदने की गारंटी किसी भी राज्य में नहीं है। अब जब वो चीज़ नहीं थी तो जैसे ही उपज आई वैसे ही काला बाजारिये गांव सक्रिय हो गए। समर्थन मूल्य से कम पे कृषि उपज खरीदने में सरसों बिकी, जो बिके, गेहूं बिका। और जब इतना डाउन बिका, उसका अगर कोई विरोध करे तो क्या कहेंगे? धारा 144 तोड़ दी, मुकदमा करो उस पर। ये लोगों को डराने का एक तरीका है। स्टेट की मशीनरी लोकहित में जो असफल हो रही है, जो पुख्ता व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही हैं, उनको नज़रअंदाज करने के लिए, उन बातों को कहीं बहुत पीछे धकेल देने के लिए ये इस तरह के तानाशाही भरे लोकतंत्र के खिलाफ काले कानूनों का सृजन हो रहा है, संशोधन हो रहा है। इसी कड़ी में जब बात आगे बढ़ती है तो बात यहाँ तक जाती है दोस्तों कि अभी बात आउट हुई है, आज ही के अखबार भरे पड़े हैं उसी से, कि बैंक कर्मचारियों को 21 अप्रैल से लेकर 21 अक्टूबर तक जन सेवा घोषित कर दी है। उनकी सेवा का क्षेत्र बदल दिया है। बदलने का मतलब यहाँ ये है, जन सेवा हो जाना अच्छी बात है, देखने में बहुत सुहानी लगती है, लेकिन यहाँ जो छुपा हुआ एजेंडा है वो ये है, जो घोषित भी है उसमें, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ कि वो अब
21 अक्टूबर तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे, अपना विरोध दर्ज नहीं करा सकेंगे यदि उनके साथ किसी तरह का कोई अन्याय भी होता है सामूहिक तौर पर, उनके खिलाफ कोई और कानून, कोई और नियम भी आता है तो भी। इसका मतलब ये है कि कानून का हर संशोधन, नियम का हर नए नियम का आना लोकतंत्र के नॉर्म्स के खिलाफ जा रहा है, संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ जा रहा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ जा रहा है, जीवन के अधिकार के खिलाफ जा रहा है। अगर ये चीज़ें इस तरह से गईं तो फिर इसका दंश, इसका नुकसान आने वाली कई पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा। इससे पहले हमने ये भी देखा कि इस वक्त संपूर्ण शक्ति राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिकरण के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री में समाहित हो चुकी हैं। कोई भी राज्य अपनी योजना का निर्माण इस अधिकरण की स्वीकृति के बिना नहीं कर सकता है। कोई भी फैसले को लागू करना, कोई एक्शन प्लान बनाना इस अधिकरण की स्वीकृति के बिना हो नहीं सकता है। इसी पैटर्न पे राज्य पे जो राज्य अधिकरण बनेगा, जिला स्तर पे जिले में जो अधिकरण बनेगा, वो सारी की सारी शक्तियाँ इसके ताबे चली गई। किसी एक सिस्टम के ताबे, किसी एक छोटे से एजेंसी के ताबे इस तरह की अधिकार चले जाए, जहाँ पूरी सरकार, पूरी जनता, पूरी मशीनरी उसकी ओर ही देखती रहे, तो वो सारी शक्ति आज नीचे से ऊपर तक, जिले से राज्य, राज्य से केंद्र तक इकट्ठा होते होते उस अधिकरण के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री में समाहित हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री के वहाँ सिर्फ 9 सलाहकार हैं और वो 9 सलाहकार उन्हीं की सिफारिश पे, उन्हीं की दया पे लाए गए लोग हैं। सटीक शब्दों में कहें तो उन्हीं के चाटुकार रहे होंगे, जो हम राजस्थान की भाषा में उनको उनके हाजिरिये कह सकते हैं। पूरे मंत्रिमंडल में आज प्रधानमंत्री का विरोध करने की शक्ति नहीं है। एक व्यक्ति नहीं है पूरे मंत्रिमंडल में कि जो उनके गलत को गलत कह सके। हमने इन 6 सालों में नहीं सुना। तो इस अधिकरण के 9 व्यक्तियों में जो उनकी अनुकंपा पे ही आए हों, उनमें ऐसा हौसला हो जाए, कल्पना से बाहर की बात है। इसलिए आज ज़रूरत है जनता जागे और इन पे मनन करे। डॉक्टरों की सुरक्षा होनी चाहिए, नर्सों की सुरक्षा होनी चाहिए, जो मैदान में पुलिस वाले लगे उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। उनकी सुरक्षा काले कानूनों को लाने से नहीं होगी। उनकी सुरक्षा के लिए पहले से आईपीसी मौजूद है, सीआरपीसी मौजूद है। 22 राज्यों में पहले से इस तरह के और महामारी में की स्थिति में उनकी सुरक्षा के कानून मौजूद हैं। और उसके बावजूद इतना सख्त कानून ले आना, इतनी बड़ी पेनल्टी लगा देना, 5-5 लाख रुपए, दुगने भरपाई की स्थिति उस देश में जहां 135 करोड़ में से 81 करोड़ लोग गरीब हों। कहाँ से लाएगा कोई 5 लाख रुपए? यदि वो दवा मांग लेगा, दवा नहीं होगी और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की बात करेगा, कोई सरकारी मुलाजिम, कोई सरकारी चिकित्सक ड्यूटी के टाइम में प्राइवेट प्रैक्टिस करता पाया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई की बात करेगा, तब आप उस पर महामारी अधिनियम के ये नुक्ते लागू करने की बात करेंगे। ये डर पैदा करना है लोगों में। सुरक्षाएं अगर करनी है तो आप करिए, उनको निजी सुरक्षा कवच बना के दीजिए, निजी सुरक्षा उपकरण दीजिए, पूरे समाज की सुरक्षा पैदा कीजिए, जांच की किट ला के दीजिए, दवाइयाँ दीजिए। ये चीज़ें अगर नहीं ला के देते हैं तो सिर्फ इन काले कानूनों से कोई सुरक्षा नहीं की जा सकती किसी की, बल्कि समाज का एक हिस्सा दूसरे के खिलाफ खड़ा हो जाता है। समाज के अंदर गृह युद्ध शुरू हो जाता है और ये गृह युद्ध की स्थिति आती जा रही है, जहाँ
एक समूह दूसरे समूह के खिलाफ टकराना शुरू हो गया। एक समूह के अधिकार दूसरे समूह की रक्षा के नाम पे मारे जाने शुरू हो गए। इससे चिकित्सकों का भी कोई भला होने वाला नहीं है, लेकिन आम जनता के अधिकारों का हनन निश्चित ही हो जाएगा। पहले के जो आपने किए कुकर्म सत्ता ने, उससे लोगों के विरोध की शक्ति खत्म, और यही सिलसिला मेरे ख्याल से ये चलाएंगे। हमारे ख्याल से ये कई दिन चला सकते हैं इस महामारी की आड़ में। और पीड़ित व्यक्ति अगर कहीं जाना चाहे तो कहाँ जाए? न्यायपालिका में। न्यायपालिका जिसके पास बुनियादी ज़रूरतों के सवालों पे फैसला लेने के लिए वक्त नहीं है, उसको ठंडे बस्ते में डालती है सत्तासीन के इशारों पर। अभी इसी महामारी के दौरान करोड़ों लोग सड़कों पे फंसे पड़े हैं, मजदूर जो गए थे दूर दराज से रोजी रोटी कमाने, पहाड़ों से आए थे ज़मीनों पे, मैदानी इलाकों में 6-6 महीनों के लिए, आज वापस नहीं पहुंच पा रहे हैं खेती करने के लिए, ताकि अगले 6 महीने साल भर उनकी ज़िंदगी चल सके। उनको ले जाने के जो मसले, वापस उनके मुकाम तक पहुंचाने के जो मसले, उनको अन्न देने के मसले, उनके जीवन की सुरक्षा के मसले, उनको दवा देने के मसले, ये जो मसले लगे सुप्रीम कोर्ट में, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। और अभी सत्ताधीश के चाटुकार पत्रकारिता के नाम पे कलंक अर्णब गोस्वामी का जो मामला आया, उसके लिए रातों रात सुनवाई हुई। 3 हफ्ते का उसको स्थगन मिला। 3 हफ्ते बातें ठंडे बस्ते में गई कि 3 सप्ताह, मैंने महीना कह दिया हुआ, 3 सप्ताह उसको गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। तो अर्णब को सुनने के लिए तो तुरंत ये न्यायपालिका खुलेगी। लोगों को कोरोना की जांच के लिए जो किट 4,500 की थी, जो जांच का शुल्क 4,500 रुपये का था, वो पहले कोर्ट ने फैसला किया, और उसके खिलाफ जब सत्ताधीश गया कोर्ट में, तो रातों रात उस फैसले को चेंज करने का भी वक्त था कि अब भारत के लोग 4,500 रुपये देकर टेस्ट करवाएंगे। कितने लोग करवा पाएंगे? नहीं करवा पाएंगे कोई। और फिर सत्ता का ये माफिया बीमा योजनाओं के माध्यम से एक बड़ा भ्रष्टाचार गबन करेगा कि ये इस भामाशाह योजना में, ये उस भामाशाह योजना में, ये इस जन आधार कार्ड के माध्यम से, उस कार्ड के माध्यम से ये आपकी जांच होगी। वो बीमा कंपनी को पैसा जाएगा, वहाँ से इन्हीं को आएगा, जहाँ से ये सत्ता में फिर से कोई कलंक खींचेंगे। तो आज जब स्थिति हो गई कि न्यायपालिका हमारी मीन्स हम आम लोगों की सुनने को तैयार नहीं, विधायिका में सवाल नहीं, क्योंकि वो कारपोरेट घरानों की कठपुतलियां, सत्ताधीश किसी और मद में चूर, मीडिया में जनता की बात नहीं। इस वक्त भी हिंदू मुस्लिम करने का एक मौका मीडिया नहीं छोड़ रहा है। इतनी बड़े महामारी के वक्त, इतने बड़े संकट के वक्त, एक बीमारी का संकट, महामारी का संकट, और दूसरा लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का, हनन का, छीन लेने का संकट। ये 2 तरह के संकट एक साथ जो हम फेस कर रहे हैं, उनसे ध्यान हटाने के लिए मीडिया में ये रिपोर्टें आज भी लगातार आ रही हैं कि इतने तबलीगी, उतने तबलीगी, इस तबलीगी के कारण, इस समुदाय के कारण बीमारी फैली, उसके कारण बीमारी फैली। मूल मुद्दे सब गायब। इस महामारी की आड़ में राफेल गायब, इस महामारी की आड़ में वो सत्ता का खरीदना वो गायब, इस महामारी की आड़ में कितने सारे कलंक भरे वो सारे मामले खत्म। और सिर्फ महामारी, सांप्रदायिक राष्ट्रवाद, उसका झूठा प्रचार, यही सब बातें लगातार चल रही हैं। इन बातों को अगर आज कोई रोक सकते हैं तो वो सिर्फ
आप और हम, यानी हम सब जनता, हम आम जनता इस बात को उभार सकते हैं। इसका चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। अगर ये बातें उभरती हैं तो हालांकि जनता में आज ऐसा तबका पैदा हो गया जो इसके विरोध में आ जाता है, कहता है कि नहीं ये वक्त नहीं है इसका, आज राष्ट्र संकट में है। आज सिर्फ राष्ट्र के एंगल से नहीं सोचा जा सकता, आज पूरी मानवता के, पूरी प्रकृति के नज़रिए से सोचना पड़ेगा। पूरी मानवता पे संकट खड़ा हो गया है। आज राष्ट्रवाद के नाम से आप जिस राष्ट्र को दुश्मन मान रहे हो, उस राष्ट्र को भी इस महामारी से बचाने में आपको योगदान करना पड़ेगा। अगर आपने वो योगदान नहीं किया तो महामारी वहाँ फैलेगी और ओपन मार्केट के इस दौर में वहाँ से वस्तुएं आना, व्यक्तियों का आना और जाना लाजिम है। उनके साथ बीमारियाँ भी आएंगी, वो आपके राष्ट्र में भी आएंगी। इसलिए इस कोरोना महामारी के संकट ने हमें सोचने का एक नया नज़रिया, एक नया अवसर दिया है। वो सोचना ही पड़ेगा और वो सोचते हुए इन लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन की कुचेष्टाओं के खिलाफ उठ खड़ा होना होगा। और ये उठ खड़ा होना आज सबसे बड़ी ज़रूरत है, अन्यथा आने वाली पीढ़ियाँ हमें लानत देंगी। आने वाली कई पीढ़ियाँ ये दंश भोगेगी। ये इस तरह के कानून जो 1897 में अंग्रेज़ों ने बनाए, महामारी अधिनियम, जब बॉम्बे में फैला था प्लेग, उस वक्त की मानसिकता से निकला, जहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण करना, सारी शक्ति ब्रिटिश हुकूमत में अपने हाथ में लेनी, और वो का वो चलन आज भी हमारा सत्ताधीश चलाए हुए। तो ये बर्दाश्त के बाहर की बातें हैं, ये बर्दाश्त कतई नहीं की जा सकती। इसलिए आज हमारा विशेषकर विधिवेताओं से, विधि के विद्यार्थियों से, विचारकों से, चिकित्सकों से, इस फील्ड में लगे सभी लोगों से निवेदन है कि हमें उन सामाजिक कार्यकर्ताओं से को सलामी देते हुए उनसे सीखना है जो बिना किसी सुरक्षा की गारंटी के, फिजिकल भी और सामाजिक भी, मनोगत भी, तीनों तरह की सुरक्षाओं के बिना फील्ड में निकल रहे हैं। कहीं लंगर लेके निकल रहे हैं, कहीं किसी फंसे हुए व्यक्ति को उसके मुकाम तक पहुंचा रहे हैं, कहीं दवाई लेके पहुंच रहे हैं। उनसे सबक सीखना है कि बिना व्यक्तिगत सुरक्षा की बातें लिए मानवता को बचाने की, मानवता आज जिस मुकाम तक पहुंची है, लोकतांत्रिक अधिकार, मानवाधिकार जिस मुकाम तक पहुंचे हैं, उनको बचाने की आज ज़रूरत है। हम सब मिलकर ही बचा सकते हैं। इस पर आप चिंतन मनन करें। जो भी फील्ड में सेवा में लगे हैं, वो चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे पुलिस के हैं, चाहे कोई दूसरे कर्मी हैं, उन सब को सलामी देना, उन सब की रक्षा करना हम आम जनता का भी दायित्व है। हम करेंगे, लेकिन उनसे भी निवेदन है कि वो भी, एक बार ये बातें 2 बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि वो भी इस चीज़ को देखें कि उनका बहाना लेकर ये सत्ताधीश लोकतांत्रिक अधिकार, जनता के अधिकारों को छीन रहा है, काले कानूनों की श्रृंखला देश में खड़ा कर रहा है। उसके सामने हम सबको उठ खड़ा होना है, और ये हम और आप चाहेंगे तो ज़रूर हो पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आओ मिलजुल के पहल करें, टीवी IDP को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करें। आप सबका पुनः धन्यवाद। जय जनता।